Assalamualaikum. This is the second video lecture, and we're gonna start from where we left from the first video. So till now we have covered that what are the tension members होते क्या हैं, और what are the limit states, which basically are two limit states. One is the yielding, excessive deformation, and the other was fracture. और हमने previous lecture में जैसे पढ़ा था कि कैसे calculate करते हैं, how to find out the design strength using LRFD and allowable strength using ASD method हो जाएगा. ठीक है, we're gonna continue from where we left. So till now we have covered the first lecture up to the example 3.5. This is another example 3.6. So this one is taken from the McCormick book and it's pretty much the same जो हम previous कर चुके हैं. Just थोड़ा सा difference ये है कि section थोड़ा सा different होगा. So we're gonna go through the problem. तो आपने क्या करना है, determine the LRFD design tensile strength, then again and allowable design strength using ESD method for what section? W10/45 with two lines of 3/4 inch dia bolts in each flange using A572 grade 50 steel. ठीक है, अब देखिए इसमें स्टील कौन सा यूज़ हो रहा है, A572 ग्रेड हो जाएगा. ठीक है, जो कल हमने प्रॉब्लम्स किए तो उसमें A36 था, दिस इट इज़ अनदर ग्रेड के. देन अगेन मैंने आपको बताया था जब ग्रेड चेंज हो रहा था दैट मीन्स उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और जो मेनली हम जिससे कंसर्न है वो दैट इज यील्डिंग स्ट्रेंथ एंड अदर इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ. सो इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ 50 की SI, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दैट इज 65 की SI. दिस मच हो जाएगा. ठीक है, देयर आर अज्यूम टू बी एटलीस्ट 3 बोल्ट्स इन ईच लाइन 4 इंच ऑन सेंटर एंड द बोल्ट्स आर नॉट स्टैगर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर. ठीक है, स्टेटमेंट को बड़े गौर से समझना है और उसको बड़े गौर से पढ़ना है और सारा कुछ. देन अगेन एज यू नो द ट्रिक कि सब कुछ गिवन होता है स्टेटमेंट में. सो इफ वंस यू गो थ्रू दैट स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि द सोल्यूशन वुड बी वेरी इजी टू डू. सो क्या कहना चाह रहा है कि एक मेंबर है, W सेक्शन है एंड उसकी सेक्शन क्या है 10/45. अब पहले तो ये याद होना चाहिए जैसे हम प्रीवियस MOS2 में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मेंट बाय 10/45. सो हियर 10 इज द डेप्थ, effective depth, your total depth of the section, and if 45 is the unit weight of the section. What is 45? 45 is the weight of this section. 45 means 45 pound per foot. तो मतलब इस सेक्शन का जो वेट होगा दैट वुड बी 45 पाउंड पर फीट एंड 10 मीन्स द 10 इज द टोटल डेप्थ ऑफ दैट. ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ टोटल डेप्थ की, सो जब मैं टोटल डेप्थ की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी. सही हो गया. सो दैट इज 10 इंचेस. अच्छा, और वो कनेक्ट के ऊपर है 2 लाइन्स ऑफ 3/4 इंच डाया बोल्ट्स हो जाएगा. 2 लाइन्स का मतलब है इन ईच फ्लैंज. इन ईच फ्लैंज का मतलब है 1 इज द टॉप फ्लैंज, 1 इज द बॉटम फ्लैंज. और हर फ्लैंज में कितनी लाइन्स हैं? बेसिकली 2 लाइन्स हैं. एक लाइन ये हो जाएगी. ठीक है, एक लाइन अगर मैं हाईलाइट करूं सो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो 2 लाइन्स हैं हर फ्लैंज में. ठीक है, सो बेसिकली और एक लाइन में ये तो क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, और अगर अलॉन्ग द लेंथ देखा जाए तो देर आर हाउ मच, देर आर अज्यूम टू बी एटलीस्ट 3 बोल्ट्स इन ईच लाइन. ठीक है, हर लाइन में कितने बोल्ट्स बन रहे हैं? 1 2 3. ठीक है, सिमिलर इस लाइन में 3 होंगे अलॉन्ग द लेंथ, सिमिलरली इस लाइन में अलॉन्ग 3 होंगे, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना बता रहा है? दैट इज 4 इंच ऑन सेंटर. कि सेंटर टू सेंटर इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? दैट इज 4 इंच हो जाएगा. अब यू नीड टू फाइंड आउट दैट द डिजाइन स्ट्रेंथ यूजिंग LRFD एंड यूजिंग ASD. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. दिखने में थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि डिफरेंट, बट जब हम सोल्यूशन में जाकर देखेंगे तो इट्स प्रीटी मच द सेम. सो वी गोना गो डायरेक्ट टू द सोल्यूशन. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो आपने सेक्शन लिख लेना है 10/45. अब 10/45 की प्रॉपर्टीज क्या है? उसका ग्रॉस एरिया कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी BF स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ द फ्लैंज. ठीक है, एंड TF स्टैंड्स फॉर द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज. ठीक है, जो टॉप और बॉटम जो फ्लैंज है उनकी विड्थ कितनी है, उनकी थिकनेस कितनी है, और ये सब आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको देन अगेन यू आर राइट, आपको AIC मैनुअल में जाना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर मैं जाकर देखूँ मैनुअल, जो मैं आपके साथ स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल इंशाल्लाह आज के दिन में शेयर कर दूंगा, तो आपने जाकर देखना है सेक्शन कौन सा है, W वाली शेप में जाकर, W शेप में जाकर देखेंगे और इसके सेक्शन में जाकर देखेंगे हियर इट इज़ 10/45. ये हमारा गिवन सेक्शन. तो आपको क्या कुछ चाहिए? आपको इसका ग्रॉस एरिया चाहिए विच इज़ दिस 13.3. ठीक है, उसके अलावा आपको इसकी डेप्थ चाहिए दैट इज 10.1, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए? इसकी फ्लैंज. तो फ्लैंज में मैं आ जाऊंगा और फ्लैंज की मेरे पास कितनी है, इसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज कितनी है? दैट इज 8.02, और थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी है? 0.620. तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास W सेक्शन जो 10/45 की हमें रिक्वायर्ड है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड. और हम चले जाते हैं डायरेक्टली. तो हमने सबसे पहले तो क्या करना है, इस सेक्शन के अगेंस्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेनी है. जब हम प्रॉपर्टीज़ आ गई, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ.
तो स्ट्रेंथ हमने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले तो क्या करेंगे, नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर करेंगे। नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग के लिए क्या करते थे कि फॉर्मूला क्या था, यील्डिंग स्ट्रेंथ इनटू ग्रॉस एरिया। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी थी, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट इज फॉर द ग्रेड 50 स्टील, दैट इज 50 KSI, सो 50 KSI और मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस एरिया विच वाज 13.3 इंच स्क्वायर, जो हमने अभी नोट डाउन कर लिया, दैट कम्स आउट टू बी 665 K, ठीक है। एंड देन अगेन फॉर द शील्डिंग एज पर LRFD हम क्या करते थे, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। सो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट केम आउट टू बी 598.5। एंड फॉर ASD मेथड हम इसी को हम किससे डिवाइड कर देते, 1.67 से, एंड दैट केम आउट टू बी 398.2 किप्स हो जाएगा। सो डिजाइन स्ट्रेंथ एज पर LRFD इज अगेंस्ट यील्डिंग that is 598 and allowable strength against yielding as per ASD method is 398.2। ये क्लियर हो गया। सो दैट वाज द इजी पीजी पार्ट। नाउ वी कम अप टू द जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द डिजाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर और अलाउबल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर एज पर ASD मेथड। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड आउट द नेट एरिया एंड फिर नेट एरिया से हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव एरिया चाहिए, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि व्हाट इज द नेट एरिया, नेट एरिया इज द ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स, ठीक हो गया। सो माइनस एरिया ऑफ होल, सो दिस इज द ग्रॉस एरिया एंड दिस टोटल थिंग, ये जो आपको ये टोटल नजर आ रही है, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द एरिया ऑफ होल्स, ठीक है। ये ग्रॉस एरिया 13.3 और उसमें से हमने होल का एरिया माइनस किया एंड दैट केम आउट टू बी व्हाट, एरिया, नेट एरिया। अब कितने होल का एरिया माइनस करना है, इस चीज़ को गौर से समझना, ठीक है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इस प्लेट को इधर से जैसे टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, रिमेंबर दैट हम चूंकि टेंसाइल टेंशन मेंबर्स डिजाइन कर रहे हैं, टेंशन मेंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इधर सिर्फ टेंसाइल लोड ही हो रहा है। व्हेन वी गो टू द कंप्रेशन मेंबर तो फिर हम कंप्रेसिव लोड के अगेंस्ट देखेंगे। सो अब चांसेस क्या हैं, अब चांसेस ये हैं कि जब मैं इसको पुल करूंगा तो चांसेस क्या हैं कि या तो क्रैक इधर से इनिशिएट होना शुरू हो, कुछ इस तरीके से और फेल हो जाए, देयर कुड बी चांस कि यहाँ से इधर से फेल हो जाए, देयर कुड बी चांस कि यहाँ से जहाँ पे ये होल्स आ रहे हैं इस जगह से हो, सही हो गया। तो यही चीज़ ये आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रहा है, और अगर आप इसको यूं इस साइड से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये सिर्फ एक ही ये वाली लाइन नज़र आएगी, ये वाली चीज़ नहीं नज़र आएगी, ठीक है। सो आपको क्या हो जाएगा, देयर आर चांसेस कि क्रैक इधर से इनिशिएट हो, या चांस ये है कि यहाँ से इनिशिएट हो सकता है, या चांस ये है कि यहाँ से इनिशिएट हो सकता है। तो एट अ टाइम क्रिटिकल रीजन क्या है, वो ये वाला रीजन हो सकता है, सही है। विदाउट फर्दर डू हमारे पास क्रिटिकल रीजन पाथ कौन सा बन रहा है, ये हो रहा है एक लाइन। और अगर इस एक लाइन को इधर से खड़े हो रहे हो तो कितने होल्स बनेंगे, 2, 3 या 4 कितने होंगे। अगर इस साइड से देख रहा हूँ और क्रैक इनिशिएट होगा तो देयर वुड बी 4 होल्स, 2 ये वाले हो जाएंगे और 2 ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि आप इस मेंबर को इधर से पुल कर रहे हो। सो इस साइड से जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपके पास 2 होल ये हो जाएंगे और 2 होल ये हो जाएंगे। तो क्रैक इनिशिएट होगा तो देयर वुड बी 4 होल एरिया यू नीड टू सब्सट्रैक्ट, सही है नहीं। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हमारे पास क्या होगा, 4 होल्स बन रहे हैं। अब उन होल का एरिया क्या होगा, होल के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, होल का डाया, ठीक है। और होल का डाया को जब मैं इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास होल का एरिया आ जाएगा। अब होल का डाया कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी आर गिवन विद द फैक्ट कि हमारे पास बोल्ट का डाया कितना है, 3/4 इंचेस, ठीक है। 3/4 इंच बोल्ट का डाया है, और होल का डाया के लिए क्या करना पड़ता है, हम उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इसमें हम +1/8 कर देंगे। सो हमारे पास होल का डाया के लिए बोल्ट डाया +1/8 एंड दैट केम्स आउट टू बी होल का डाया। जब मैं होल का डाया है और होल्स के डाया को मैंने किस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कौन सी थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। अब याद रखिए होल्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, फ्लैंज के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, तो मुझे किसकी, फ्लैंज की थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि फ्लैंज की थिकनेस कितनी है। सो होल डाया मल्टीप्लाई बाय, चूंकि होल्स क्रिएट हो रहे हैं फ्लैंज के अंदर, ये फ्लैंज के अंदर ऊपर किसी भी प्लेट से कनेक्टेड हुआ होगा बोल्ट्स के थ्रू, तो किस चीज़ के थ्रू देखना है हमने, फ्लैंज का कितनी थिकनेस बन रही है, दिस इज द फ्लैंज थिकनेस। अब फ्लैंज की थिकनेस जैसे कि हम नोट कर चुके थे कि फ्लैंज की थिकनेस थी वॉज 0.620। सो होल डाया, एक होल का डाया मल्टीप्लाई बाय फ्लैंज की थिकनेस, ये मेरे पास एक होल का एरिया आया। और टोटल एक क्रिटिकल रीजन में कितने होल्स बन रहे हैं, 4 होल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक होल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4 एरियाज, और ये माइनस कर देंगे आप क्रॉस एरिया में से, एंड देन यू गोना कम आउट टू फाइंड नेट एरिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ऐसी हो जाती है कि कितने होल्स का एरिया माइनस करना है। तो जब मैं इस साइड पर खड़ा हूँ, ये आपको क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, जब आप इधर खड़े हैं, जब आप इसके साइड से देखेंगे अलॉन्ग द लाइन तो आपके पास कितने होल्स बन होंगे, 1 2 3 4, दिस इज द क्रिटिकल रीजन। सो 4 होल का एरियाज आपको माइनस करने होंगे।
बस दैट वाज द अ बिट ट्रिकी पार्ट। बस आपको ग्रॉस एरिया में से जब आप ये 4 होल एरिया माइनस करोगे एंड यू गोना कम अप फाइंडिंग नेट एरिया, दैट इज दिस मच हो जाएगा। अब नेट एरिया आ गया। याद रखिएगा, टू फाइंड आउट द डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर यू नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया के लिए कल आपको मैंने रिपीट किया था, आई टोल्ड यू कि इफेक्टिव एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1 माइनस एक्स डैश डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब इसमें L क्या था, इट वॉज द लेंथ ऑफ द कनेक्शन एंड x डैश वॉज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस जहाँ से कनेक्शन डेवलप हो रहा है। सो दिस वॉज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन और इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक हो जाएगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए चूंकि इट इज़ द W सेक्शन, सो इट वुड बी आइडेंटिकल, इधर भी कनेक्शन डेवलप हो रहा है, इधर भी कनेक्शन डेवलप हो रहा है। तो हम बजाय इसके W10/45 हम इसके हाफ के लिए हम इसकी ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब इसके हाफ वाले डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू इट। ठीक है, अगर मैं चलता हूँ रेफरिंग टू द टेबल्स इन मैनुअल फॉर 1/2 और 10/45। सो 10/45 का हाफ क्या होगा, 10 का हाफ क्या होगा, डेप्थ। ठीक है, चूँकि आइडेंटिकल है ऑन बोथ साइड्स तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 और 45 का हाफ कितना हो जाता है 22.5। फॉर द हाफ सेक्शन हम उसको ये कह सकते हैं WT। ठीक है, हमारे पास टोटल एक सेक्शन की शेप क्या है, W सेक्शन है। ठीक है, उस W सेक्शन जब हम इसको आई शेप भी कहते हैं, W क्यों कहते हैं, W स्टैंड फॉर वाइड फ्लैंज सेक्शन। ठीक है, सो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा WT का मतलब है इट वुड बी समथिंग लाइक इन T शेप। ठीक है, अगर मैं इधर बना कर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे बना होगा, दिस इज हाफ सेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जितना होगा नीचे वाले हाफ के लिए भी उतना ही होगा। तो मैं बजाय W सेक्शन देखने के बजाय WT सेक्शन देखूंगा। और कौन से वाला देखूंगा, WT 5 × 22.5। उसके लिए मुझे x डैश डिस्टेंस चाहिए और वो कहाँ से मिलेगा, देन अगेन वी गोना गो टू द मैनुअल और इसमें जाके देखना है, डिज़ाइन टेबल्स में जाके देखें WT शेप। ठीक हो गया, अगर मैं जाके देखूँ WT शेप, इफ़ आई गोना गो स्किप टू द दैट शेप एंड हियर वी गो, हमारे पास WT शेप आ गई और हम डायरेक्टली जाएंगे। हमारे पास सेक्शन जो बन रहा है WT दैट इज़ 5 × 22.5। सो अगर मैं देखूं तो दिस इज़ WT 22.5 हो जाएगा। सो दिस वन इज़ द WT 22.5 और इसके लिए मुझे डिस्टेंस क्या देखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरे पास कितना डिस्टेंस बन रहा है। ठीक हो जाएगा, दैट इज़ YP। मुझे ये YP नोट करना है, इट वुड बी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज और ये बन रहा है और इसके लिए Y डैश ये जाकर देखेंगे। सो दिस इज़ द थिंग, ये हमारे पास 0.907 फॉर WT 22.5। तो इस तरीके से जाके आपको ये Y डैश डिस्टेंस नोट करना है विच वुड बी X डैश इन दैट केस हो जाएगा। सो आई रिमेंबर दैट, ये देखिए ये वैल्यू WT 5 × 22.5 ये जाके देखेंगे और उधर से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। सो दैट इज़ 0.907 जब आपके पास ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और आपको क्या चाहिए थी L। व्हाट इज़ द L, व्हाट इज़ द L, L इज़ द लेंथ ऑफ द कनेक्शन इन दिस केस। अब कनेक्शन की लेंथ कितनी है, कनेक्शन की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एज यू नो जैसे ये एक स्टेटमेंट का पार्ट बड़ा क्रिटिकल है, एटलीस्ट 3 बोल्ट्स इन ईच 4 इंच ऑन सेंटर, मतलब 1 2 3 बोल्ट्स हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, इस बोल्ट और इस बोल्ट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 4 इंचेस और फिर इससे इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 4 इंचेस ऑल्सो। सो 4 + 4, ठीक है, दैट केम आउट टू बी 8 इंचेस। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कनेक्शन कितनी आ जाएगी, दैट वुड कम आउट टू बी 8 इंच। सो 1 - x डैश डिवाइड बाई L। ठीक है, x डैश हम फाइंड कर चुके हैं, कैसे फाइंड कर चुके हैं मैंने आपको बताया, डिवाइड बाई L। तो लेंथ ऑफ द कनेक्शन एंड दैट केम आउट टू बी U वैल्यू। व्हाट इज U, U इज़ द shear lag फैक्टर। सो shear lag फैक्टर कितना आ गया 0.89 और इफेक्टिव एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द नेट एरिया और इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, दिस shear lag फैक्टर हो जाएगा। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक हो गया, एक तरीका तो ये फाइंड करना था shear lag फैक्टर का। एक और भी पॉसिबिलिटी थी जो स्पेशल केस था। ठीक है, अगर स्पेसिफिक को केस हो तो उसकी डायरेक्टली U की वैल्यू दी होती है और उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वी कैन गो स्ट्रेट टू द टेबल जो मैंने आपको कल दिखाया था और इसमें एक W सेक्शन के लिए, ये W शेप सेक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक टेबल भी गिवन है। वो ये कहना चाह रहा है कि विथ फ्लैंज, अगर फ्लैंज कनेक्ट है विथ 3 और मोर फास्टनर्स, कि कितने 3 या उससे ज़्यादा बोल्ट्स कनेक्टेड हों, ठीक है, तो उसके लिए U की वैल्यू डायरेक्टली उसने दी हुई है कि U की वैल्यू क्या होगी, U वैल्यू वुड बी 0.9 अगर विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ डेप्थ
अगर तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो यू की वैल्यू 0.9 लेंगे, और अगर विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज लेस देन 2/3 ऑफ डेप्थ तो यू की वैल्यू हम 0.85 लेंगे। सो हम इस केस को भी चेक कर लेते हैं कि इससे यू की वैल्यू क्या बन रही है। सो हम पहली चीज़ देख रहे हैं कि विड्थ ऑफ द फ्लैंज इज लेस देन और इज ग्रेटर देन और नॉट 2/3 ऑफ डेप्थ। सो हम जाएंगे उसके बाद ये स्पेसिफिक केस था। सो विड्थ ऑफ द फ्लैंज हमारी कितनी थी, दैट वाज 8.02, और वो कैसे आएगी वो हमने उधर से मैनुअल से फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, और उसको हमने चेक करना वेदर इट इज ग्रेटर देन नॉट, और किससे 2/3 ऑफ डेप्थ से। तो 2/3 और डेप्थ कितनी थी, देन अगेन मैनुअल से जाके चेक किया और दैट वाज 10.1, तो 2/3 ऑफ डेप्थ दैट इज 6.73। सो हमारा जो विड्थ ऑफ द फ्लैंज है विच इज़ 8.02 इट इज़ ग्रेटर देन 6.73, तो हमारी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि उस टेबल में कह रहा है दैट वुड बी 0.9। ठीक हो जाएगा। तो एक स्पेशल केस से केस 7 से हमें ये पता चल रहा है कि 0.9 वैल्यू लेनी है, और जनरल केस से हमें कितना पता चल रहा है, जो हमने जनरल फार्मूला है ये हर केस पे सेटिस्फाई होगा, और उससे वैल्यू क्या पता चल रही है 0.89। तो याद रखिएगा आपने बड़े वाली वैल्यू कंसिडर करनी है। सो इन दिस केस दैट इज़ 0.9, सो हम 0.90 वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, सो 0.90 वैल्यू, और ये कैसे लेके चलेंगे ये इधर टेबल से पता चली है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, टाइम एंड टाइम अगेन आई एम ट्राइंग के जितना सिंपल हो के करके बताया जाएगा। तो अगर चूंकि ये बी एफ दैट इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ डी दैट इज यू इज इक्वल टू 0.9 हो जाएगा। लो जी, हमारा शेयर लैग फैक्टर कैलकुलेट हो गया, एंड देन वी गोना फाइंड आउट इफेक्टिव एरिया। और इफेक्टिव फाइंड करने के लिए सिंपल था कि शेयर लैग फैक्टर को नेट एरिया जो हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी गोना कम आउट विद इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया आ गया, और नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर के लिए क्या करते थे हम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इट्स नॉट द यील्डिंग स्ट्रेंथ, सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव एरिया, एंड दैट कम्स आउट टू बी नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, फॉर LRFD हम इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट इज 488.5, एंड फॉर ASD मेथड हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एंड दैट कम्स आउट टू बी 325.6 हो जाएगा। सही है, सो एज पर LRFD एंड एज पर ASD हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा होगा, LRFD डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग कितनी है 598.5, ठीक है, और अगेंस्ट फ्रैक्चर कितनी है दैट इज़ 488.5। सो इनमें से कौन सा कंट्रोल करेगा, एग्जैक्टली जो सबसे कम वाली वैल्यू होगी हम वो वाली देखेंगे। सो रप्चर कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स कि ये मेंबर क्रैक पहले कर जाएगा, रप्चर उसमें पहले होगा बजाय इसके कि यील्डिंग पहले हो जाए। सो दैट इज द कंट्रोल थिंग, एंड सेम गोज फॉर द ASD मेथड। तो उसमें यील्डिंग की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 398.2, डिजाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग, हाउएवर अलाउबल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्रैक्चर दैट इज 325.6। सो दिस गोना कंट्रोल फॉर द ASD मेथड हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज एग्जाम्पल दैट वॉज मोर लेस द सेम जैसे हमने जो कल कवर की हैं, जो प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें थी। ठीक है, बस सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा गौर से ये प्रॉपर्टीज़ आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए, एंड देन अगेन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि हमने यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, और होल्स कितने होल्स का एरिया इसमें से माइनस करना है, एंड दैट इज़ प्रीटी मच द सेम। बाकी इतना कुछ मुश्किल है नहीं होपफुली। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल एंड दिस इज़ प्रीटी मच द सेम, सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ सेक्शन चेंज हो रहा है, सेक्शन दैट इज़ दिस मच। ठीक है, सो हमारे पास सेक्शन जब ये हो जाएगा ये चेंज हो रहा है, और आपने उसके लिए भी LRFD डिज़ाइन स्ट्रेंथ एंड ASD डिज़ाइन स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। देन अगेन आपको A36 स्टील गिवन है, सेक्शन गिवन है। ठीक है, एंड दैट इज़ गिवन इन द बुक, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, होपफुली यू आर गुड इनफ, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी डू लेट मी नो, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी तक कितना किया था हमने, अभी तक जो किया था जो प्रॉब्लम्स की हैं हमने बोल्ट कनेक्शन किया, हमने वेल्ड का नहीं किया। तो हम स्पेसिफिकली अब वेल्ड पे आ जाएंगे कि वेल्ड कनेक्शन के लिए व्हाट शुड बी, हाउ वुड वी कैलकुलेट द यू वैल्यू। ठीक है, हाउ वुड वी कैलकुलेट द यू वैल्यू। अब यू वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्ड, वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड एंड अनदर इज द ट्रांसवर्स वेल्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड इज द वेल्ड, ठीक है, जो हम उस डायरेक्शन में करते हैं जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया जाता है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। एंड व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेल्ड, परपेंडिकुलर टू दैट लोडिंग अप्लाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो देंगे, दिस इज द ट्रांसवर्स वेल्ड एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड। अगर वो ये कहना चाह रहा है कनेक्टेड विद लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स ऑन ईच साइड एंड नो ट्रांसवर्स वेल्ड, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड हो एंड देयर इज नो ट्रांसवर्स वेल्ड, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक सिनेरियो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देयर आर 3 केसेस। ठीक है, ये 3 केसेस हैं कि अगर इफ द लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ द दैट सेक्शन, वो कोई सेक्शन कोई प्लेट हो सकती है, अगर लेंथ ऑफ द वेल्ड दैट इज 2 टाइम ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ, देन वी गोना टेक u इज इक्वल टू 1।
हम उतने ही वैल्यू रखेंगे जितना नेट एरिया होगा, इफेक्टिव एरिया भी उतना होगा. However, if the length of the weld is greater than 1.5 times width and less than 2 times width, तो U की value 0.87, and the third case would be length of the weld is greater than the width of the plate but less than 1.5 times width, so then would be taken as 0.75. So there are three cases if it is connected with longitudinal welds. ठीक हो जाएगा. However, अगर चांस ये भी है कि connected with transverse weld, मे बी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट से कनेक्टेड ना हो, ऐसे कनेक्टेड ना हो, सिर्फ ट्रांसवर्स बेल्ट से, सिर्फ इधर बेल्टिंग हुई पड़ी हो, एंड इफ देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट तो हम डायरेक्टली यू की वैल्यू वुड बी टेकन एज 1 हो जाएगा. और इट इज़ द रेयर केस. ठीक है, कनेक्शन बाय ट्रांसवर्स वेल्ड अलोन आर अनकॉमन. नॉर्मली ये देखा जाता है कि देयर इज लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड एज वेल एज ट्रांसवर्स वेल्ड. सिर्फ सेपरेटली ट्रांसवर्स वेल्ड हो, दिस इज क्वाइट रेयरेस्ट ऑफ द केस हो जाएगा. एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर लेंथ ऑफ द वेल्ड on one side longitudinal weld is smaller and on the other side is larger, तो हमें क्या देखना है, मैंने आपको रिपीट किया था लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी हम उसको कंसिडर करेंगे. सो वी गोना बाउंस अप स्ट्रेट टू द प्रॉब्लम. ठीक है, जंप ऑफ टू द प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि हमारे पास क्या है कि एक प्लेट है एंड दैट इज 1/6. यू शुड बी गुड इनफ कि व्हाट इज मेंट बाय 1/6. 1 इज द थिकनेस, 6 इज द विड्थ ऑफ द प्लेट. ठीक है, शोन द फिगर इज कनेक्टेड टू 1/10 इंच प्लेट एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर प्लेट. ठीक है, एक छोटी प्लेट है उसको बड़ी प्लेट से कनेक्ट किया गया है विद लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड्स टू ट्रांसफर. ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड्स बिकॉज welds are in the direction of the loading applied. Determine the LRFD design tensile strength and ESD allowable tensile strength of the member if Fy is this and Fu is this. ठीक है, you are given with this and you need to find out the design strength as per LRFD and allowable strength as per ASD हो जाएगा. सो आप क्या करेंगे? सो ईजी है. सबसे पहले तो ईजी पार्ट है कि यू नीड टू फाइंड आउट डिजाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट यील्डिंग इज ईजी बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन फाइंडिंग आउट द नेट एरिया और इफेक्टिव एरिया. सो इट्स दैट सिंपल. यू आर गिवन विद द Fy दैट इज 50 KSI. यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रॉस एरिया. हाउ वुड यू कैलकुलेट ग्रॉस एरिया? दैट इज थिकनेस इनटू द विड्थ एंड यू गोना फाइंड आउट द नॉमिनल स्ट्रेंथ. नाउ द नॉमिनल स्ट्रेंथ इज 300 किप्स. नॉमिनल स्ट्रेंथ हमारी कितनी है? दैट इज 300 किप्स. और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा LRFD. For the LRFD it would be multiplied with 0.9. हम उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.9 multiplied by 300 and that would be 270 kips as per LRFD. This is the design strength against yielding. ठीक है, for the ASD you're going to divide it by the 1.67 and this is design strength for allowable strength for the fracture, for the yielding, sorry. For the fracture you need to find out the what you need to find out. You need to find out the value of U. हम U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. How would we calculate U वैल्यू? ठीक है, हम ये चेक कर लेंगे कि वेदर इनमें से कौन से केस में लाई कर रहा है, पहले, दूसरे और तीसरे में. तो मैं अगर क्रॉस चेक कर लूँ, मैं सिर्फ तीसरे केस या तीनों चेक्स लगा लूँ कि इफ़ लेंथ ऑफ द वेल्ड इज ग्रेटर देन 2 times द विड्थ ऑफ द वेल्ड, तो यू की वैल्यू ये ले लेना अगर ये है और अगर ये है. हम जैसे ये वाला चेक करना है कि वेदर दिस लाइज इन दिस और नॉट. ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू? As we are interested, what is the length of the weld? That is 8 inches and what is the width? That is 6 inches. ठीक हो गया. सो हमारे पास क्या है? 1.5 टाइम्स विड्थ ऑफ द जो प्लेट है वो कितनी है? 1.5 मल्टीप्लाई बाई विड्थ कितनी थी? दैट इज 6. तो हमारे पास कितनी है? 9 इंचेस. इसकी वैल्यू कितनी है? 9 इंचेस. हमारे पास लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है? दैट इज 6 इंचेस. और हमारे पास विड्थ ऑफ द प्लेट कितनी है? दैट इज लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 8 इंचेस एंड विड्थ ऑफ द प्लेट इज 6 इंचेस. सो अगर आप क्लोजली देखें कि लेंथ ऑफ द वेल्ड, ये जो लेंथ ऑफ द वेल्ड थी दैट वाज 8 इंचेस, इट इज़ ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द प्लेट बट लेस देन 1.5 टाइम्स विड्थ. ठीक है, विड्थ ऑफ द प्लेट से ग्रेटर है, W से ग्रेटर है बट लेस देन 1.5 टाइम्स W. तो ये कौन सा केस बन रहा है? अगर मैं इधर जाके केस देखूँ, सो दिस इज द थर्ड केस. द लेंथ ऑफ द वेल्ड इज ग्रेटर देन द विड्थ बट लेस देन 1.5 टाइम्स विड्थ. तो U की वैल्यू क्या लेंगे? U वैल्यू वुड बी टेकन एज 0.75. एंड व्हाट इज द U? U इज द शियर लैग फैक्टर. ठीक है जी, तो U की वैल्यू 0.75 आ जाएगी. दिस इज द केस. हमारे पास 0.75 डायरेक्टली हमारे पास आ गया एंड देन वी गोना मल्टीप्लाई विद इट विद द नेट एरिया. अब ये याद रखिएगा, व्हाट इज द नेट एरिया इन वेल्ड कनेक्शन. एक क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, बिलाल का शायद कोई एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज़ द नेट एरिया. ये हम इसको शेयर लैग फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ठीक है, जितना ग्रॉस एरिया है उतना ही नेट एरिया होगा इन केस ऑफ वेल्ड कनेक्शन बिकॉज देर आर नो होल्स इन्वॉल्व. तो होल्स तो है ही नहीं इन्वॉल्व, तो यू डोंट नीड टू सब्ट्रैक्ट द होल्स एरिया. हमें होल का एरिया माइनस नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, सो जितना ग्रॉस एरिया होगा उतना ही नेट एरिया होगा और उसको हम कनेक्ट करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयर लैग फैक्टर U से.
मल्टीप्लाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली एक कनेक्शन डेवलप हो रहा है, तो कनेक्शन का मैंने आपको बताया था कि देर वुड बी सम, अगर तो ये फुली कनेक्टेड होता तो यू की वैल्यू हम डायरेक्टली 1 ले लेते, ठीक है। चूंकि फुली कनेक्टेड नहीं होता तो देर वुड बी सम शेयर लैग, ठीक है। स्ट्रेसेस पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होते या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में, ठीक है। अगर फुली कनेक्टेड हो देन वुड बी यूनिफॉर्म, स्ट्रेसेस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली हो जाएगा, तो इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। सो हमारे पास यू की वैल्यू आ जाती है, दैट वाज 0.75, और उसको मैं हम नेट एरिया दैट मीन्स ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू गोना कम अप विद द इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया आ गया, इफेक्टिव एरिया को हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 65 की एसआई, एंड दैट कम्स आउट टू बी नॉमिनल स्ट्रेंथ अगेंस्ट रप्चर। अब ऑब्वियसली डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो एज पर LRFT 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फॉर द केस ऑफ ASD हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी कम अप विद कि हमारे पास अगेंस्ट शील्डिंग 270 है, अगेंस्ट फ्रैक्चर 219 है फॉर द केस ऑफ LRFD। देन अगेन कंट्रोल कौन सा कर रहा होगा, रप्चर कंट्रोल करूँगा, दैट मीन्स रप्चर वुड बी अकरिंग फर्स्ट, देयर आर चांसेस कि रप्चर पहले हो जाए बजाय इसके कि शील्डिंग हो। एंड इन केस ऑफ ASD मेथड में क्या होगा, देयर आर चांसेस कि एक ही है कि 179.6 है, एंड एज पर ASD देयर चांसेस कि 146.2 है, सो ऑब्वियसली इट्स गोना रप्चर कंट्रोल से फर्स्ट, सो इसमें से भी जो कम वाली वैल्यू होगी। सो दैट्स प्रीटी मच इट विद दिस प्रॉब्लम। हमारे पास ये प्रॉब्लम भी हो गया, एंड देन अगेन यू गॉट अ गिफ्ट आउट है आपने, देन अगेन यू नीड टू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। और सिंपल सा केस है, एक कनेक्शन है, एक देन अगेन एंगल सेक्शन है, दैट इज 8/6/3/4, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको इधर मेंशन है, एंड दैट इज कनेक्टेड, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड भी है, ट्रांसवर्स वेल्ड भी है, ठीक है। और आपने उसकी क्या फाइंड करनी है, डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड अलाउबल स्ट्रेंथ यू नीड टू फाइंड आउट, आपने कैलकुलेट करनी है एज पर LRFD एंड ASD। देन अगेन सोल्यूशन में गिवन है, एंड आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इफ़ देयर इज एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन आता है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो देन आई गोना एड्रेस दैट क्वेश्चन, एंड चलते रहा कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब दिए जाए, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। जो हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने बेसिकली कैलकुलेट करना सीखा, द मेजर थिंग इज व्हाट इज़ द ग्रॉस एरिया, व्हाट इज़ द नेट एरिया, व्हाट इज़ द इफेक्टिव एरिया, एंड हाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव एरिया। और फिर जब हम इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो हमने डिज़ाइन स्ट्रेंथ अगेंस्ट शील्डिंग एंड अगेंस्ट फ्रैक्चर हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। देन वी गोना कम अप टू द ओवर सेकेंड लेक्चर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। ये हुआ हमारा पहला लेक्चर ख़त्म, एंड वी गोना मूव टू द सेकंड लेक्चर विच इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। बस सिंपल सा थोड़ा सा डिफरेंस ये है, टेंशन मेंबर्स पे ही है सेकंड लेक्चर। सो अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स किए उसमें ये था कि हमारे पास जो बोल्ट कनेक्शन था उसमें क्या थे कि बोल्ट्स वर कनेक्टेड इन लाइन। अगर आपने क्लियरली पैटर्न देखा होगा, सो इफ़ आई गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, जैसे हमारे पास इफ़ आई लुक इनटू द प्रॉब्लम, जैसे कि हमने ये प्रॉब्लम किया था, तो बोल्ट्स एक ही लाइन में थे, या आपको मैं ज़्यादा क्लियरली जैसे ये है, सही है, बोल्ट्स वर इन रेगुलर स्पेस, देयर पैटर्न वाज नॉट ब्रेकन, ठीक है, हमारे पास एक ही लाइन में कनेक्टेड होते थे। बट इन प्रैक्टिकल एग्जांपल यू वुड सी के बोल्ट्स आर नॉट एग्जैक्टली इन द सेम लाइन, ठीक है। हम उनको स्टैगर करते हैं। स्टैगर क्या करते हैं कि अगर लेट्स से 2 बोल्ट्स हैं, तो थर्ड अगर मैं ऑन द ऑपोजिट साइड का, इट वुड बी प्लेस इन बिटवीन देम, ठीक है। सो फर्स्ट बोल्ट हेयर, सेकंड वुड बी हेयर, थर्ड वुड बी हेयर, सो इट्स अल्टरनेटिवली प्लेस्ड हो जाएगा, स्टैगर्ड, ठीक है। हम इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्मेशन। सो स्टैगर्ड फास्टनर्स में बी रिक्वायर्ड, देयर आर पॉसिबिलिटीज़, और ज़्यादातर जगहों पर आपको कुछ ऐसे भी नजर आएंगे आप प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल्स में जाके देखते हैं। एंड व्हाट इज़ द पर्पस इज़ टू मैक्सिमाइज द नेट एरिया। दैट मीन्स कि जैसे हमने क्या किया था कि पहले 2 ये बोल्ट था और इधर एक बोल्ट कनेक्ट होता था, देन वुड हैव बीन कि एक बोल्ट उसके सामने एक और बोल्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको अल्टरनेटिवली अगर पैटर्न ब्रेक करूँ तो नंबर ऑफ जो बोल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे दैट वुड बी लेस, एंड देन अगेन नंबर ऑफ होल्स टू बी ड्रिल्ड दैट वुड बी लेस, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम है मैं नेट एरिया यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर बोल्ट्स कम होंगे ऑब्वियसली होल्स के एरिया कम माइनस करने पड़ेंगे, तो हमारे पास ग्रॉस एरिया में से जो मुझे होल्स के एरिया माइनस कम करेंगे, अल्टीमेटली द नेट एरिया वुड बी मैक्सिमाइज्ड। कम होल्स होंगे तो दैट मीन्स नेट एरिया ज़्यादा होगा।
थोड़े होल्स के एरिया का माइनस करना पड़ेगा. एंड देन अगेन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सूट द ज्योमेट्री ऑफ द कनेक्शन. देयर आर चांसेस अगर फील्ड में कहीं ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि यार यू आर नॉट अलाउड टू गो विद दैट रेगुलर फॉर्मेशन. ठीक है, ज्योमेट्री कनेक्शन की ज्योमेट्री ऐसी है जहाँ पे मेरे पास इधर कोई हर्डल है या प्लेट की शेप ऐसी हो सकती है जहाँ मैं अगर प्लेट लेट से इस तरह कच करके होती है और इधर प्लेट का पोर्शन ना होता तो आई नीड टू स्टैगर था बोल्ट्स हो जाएगा. तो टू सूट द ज्योमेट्री ऑफ द कनेक्शन भी हो सकता है. ठीक है, अल्टरनेटिवली क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इसका छोटा सा एक डिफरेंस आ जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, क्रॉस में से हमने होल्स का एरिया ही माइनस करना है. दैट मीन्स कि समेशन टी का मतलब ये है कि एक होल की जो थिकनेस है और उसका डाया से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अगर इफ़ आई फॉरगेट अबाउट दिस पोर्शन, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं हटा दूँ तो क्या होता था, थिकनेस ऑफ द प्लेट या थिकनेस थी और इनटू डाया ऑफ द जो होल था, उन सबको हम ऐड कर देते थे और उसको हम ग्रॉस एरिया में से माइनस करते थे, तो वी वुड कम अप विद द नेट एरिया. हाउएवर इन केस ऑफ स्टैगर्ड फास्टनर्स वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास फुल जो होल का डाया वो हम यूज़ नहीं करते. ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि हम एक दूसरा एक उसको हम डी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड हाउ टू फाइंड आउट द डी डैश, इट इज़ डी मतलब डाया ऑफ होल, दिस इज़ डाया ऑफ होल. ठीक है, होल का डाया है. ठीक है, अगर मैं इसको डी एच कह दूँ, ठीक है, लेट्स से एक होल का डाया और उसमें से हम ये माइनस करेंगे माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g. अब ये एस क्या है और जी क्या है. ठीक है, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझना है. ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैगर, एस स्टैंड्स फॉर स्टैगर एंड जी स्टैंड्स फॉर द गेज. हम स्टैगर की जगह पिच की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टैगर एंड जी स्टैंड फॉर द गेज. व्हाट इज स्टैगर? स्टैगर ये होता है कि लेट्स से शुरू में क्या होता था कि हमारे पास एक होल था और उसके सामने एक और होल बना होता था और हमारा क्रैक इधर से इनिशिएट होता. लेट्स से अगर मैं प्रीवियसली देखूं तो एक होल इधर होता था, एक होल इधर होगा और क्रैक इनिशिएट होता ऐसे आकर बिल्कुल वर्टिकल क्रैक होता. ठीक है, जब हम इसको पुल कर रहे थे वर्टिकल क्रैक डेवलप होता. बट इन दिस केस जब हम इसको स्टैगर करेंगे तो देयर आर चांसेस क्या है कि या तो ये ऐसे क्रैक डेवलप और इस तरीके से नीचे आ जाए, या देर आर चांसेस कि क्रैक इनिशिएट हुआ इधर से और फिर वो इंक्लाइंड पैटर्न में मूव किया, इधर आया और फिर उधर से यूं वर्टिकल आ जाएगा. ऐसे भी क्रैक हो सकता है एंड देर आर प्रीटी मच चांसेस कि इस तरीके से फेलियर होता है. ठीक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रीजन हो जाएगा इसमें क्या होता था, इस वाले रीजन में क्या फुली टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रही थी, इस वाले में क्या था फुली टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे. बट इन दिस केस इसमें क्या हो रहा है कि टेंसाइल भी है. ठीक हो जाएगा, एंड मोर ओवर देयर वुड बी सम शेयर फोर्सेज इन्वॉल्व. शेयर मतलब अलोंग दिस रीजन. ठीक है, कुछ ऐसे हो सकती हैं ये फोर्सेज अलोंग दिस रीजन. ठीक है, जो इसको स्प्लिट करना चाह रहा है. सो द रीजन बी टू सी हैज एन एक्सपीरियंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड शेयर फोर्स. तो इस रीजन में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स भी होगी एंड देयर वुड बी शेयर फोर्स ऑल्सो. सही हो जाएगा, तो इस चीज़ को ख्याल रखना है जिसकी वजह से हम ये चेंज करते हैं. सिर्फ इतना सारा डिफरेंस है कि जब स्टैगर्ड फास्टनर्स हो मतलब स्टैगर्ड बोल्ट हो या लाइन में बोल्ट हो, इन सब में डिफरेंस ये है कि हमें डी डाया ऑफ होल के बजाय हमें डी डैश फाइंड करना पड़ता है. और डी डैश कैसे फाइंड करते हैं, इट इज़ डी माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g. अब एस क्या चीज़ है, एस को मैं बोल चुका हूँ स्टैगर. ठीक है, एस टी ए डबल जी ई आर, दैट इज स्टैगर. ठीक है, अच्छा, और जी स्टैंड फॉर गेज. ठीक है, इन चीज़ के बारे में आप ये पढ़ लेंगे. आपको मैं बुक में भी हाईलाइट मैंने की हुई है, बल्कि आप अगर बुक में थोड़ा सा गौर से देखेंगे जाके तो आपको बुक में ये टर्म्स इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको उधर से भी दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल. ये सो दिस इज़ द, ठीक है, ये आपको सीगोई की बुक है एंड दिस इज़ द व्हाट इज़ द स्टैगर, इट इज़ द टर्म स्टैगर और जी इज़ द गेज. स्टैगर और पिच भी हम इसे कहते हैं. स्पेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज स्टैगर, और परपेंडिकुलर टू दैट इज़ कॉल्ड गेज हो जाएगा. तो ये आपको सीगोई की बुक हो जाएगी, पेज नंबर भी आप नोट कर लें. आपको इधर से ये टर्म्स इजीली आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो स्टैगर दैट इज़ द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है, एंड गेज इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट लोड अप्लाइड हो जाएगा. ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है इंशाल्लाह एक प्रॉब्लम है उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे. सो देयर इज़ द प्रॉब्लम, हमारे पास एग्जांपल गिवन है एन एंगल सेक्शन. हमारे पास एक एंगल सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम एल शेप भी बोलते हैं, विद स्टैगर्ड फास्टनर्स इन ईच लेग. ठीक है, हर लेग में क्या है स्टैगर्ड फास्टनर्स हैं. अगर आप इसको देख लें तो ये लाइन में नहीं आ रहे, किसी एक लाइन में इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, अल्टरनेटिवली प्लेस्ड है. ठीक है, स्टैगर्ड किए हुए.
A36 स्टील इज़ यूज्ड, हमारे पास स्टील कौन सा यूज है A36, एंड द होल्स आर 7/8 इंच डाया बोल्ट। बोल्ट का डाया कितना है, दैट इज 7/8 इंचेस, ये बोल्ट का डाया है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने अब इस कनेक्शन के लिए आपने फाइंड आउट करना है डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर LRFD एंड अलाउबल स्ट्रेंथ फॉर ASD। रिमेंबर दैट ये प्रॉब्लम हमने CUI से दिया हुआ है, ठीक है। आपने इससे कैलकुलेट करना है। सो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ ये होगा कि हमें एक ट्रिकी पार्ट है, हमें नेट एरिया सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेट एरिया सिर्फ फाइंड आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि होल्स के एरिया हम उस हिसाब से माइनस करेंगे। अब अगर मैं, ये एक एंगल सेक्शन है और उसने ये बताया हुआ कि एक लेग में ये 2 बोल्ट्स हैं और इस लेग में 2 बोल्ट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 3 इंचेस, ठीक है। और फिर इधर से लेकर इधर तक 3 इंचेस है। सिमिलरली इनके दरमियान इस लाइन और इस लाइन, सो देयरफॉर हमारे पास टोटल कितनी लाइंस बन रही हैं बोल्ट्स की, 1 2, ठीक है, 2 एक लेग में और 2 एक लेग में, समझ में, ठीक है। तो अगर ये एक एंगल सेक्शन है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, मतलब आप इस जगह पर खड़े हैं और आपको ये सामने नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके इस साइड पर खड़ा हो जाऊँ तो आपको ये वाला व्यू नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इधर खड़े हैं, आपका मुंह इस तरफ है और आप इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो आपको ये कुछ इसका व्यू ये वाला नज़र आएगा, साइड व्यू कुछ ऐसा नज़र आएगा, जिसमें आपको ये फास्ट नज़र आएंगे स्टैगर्ड्स, ठीक हो गया। और टोटल लाइंस कितनी बन रही हैं, ठीक है। अगर ये जो इस तरीके से लाइंस कितनी बन रही हैं टोटल, अगर मैं इसको फ्लिप करूँगा तो वो आपको ये वाला व्यू नज़र आएगा अलॉन्ग द, अगर ये मैं इसको यूँ करके व्हाट शुड आई से, अगर मैं इसको इधर से ओपन करके यूँ फ्लिप करूँ तो आपके पास ये 4 लाइन बन रही हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये अगर घूम के इधर आ जाएगी तो दिस वुड बी द 3rd लाइन एंड दिस वुड बी द 4th लाइन। इस तरीके से 4 लाइन है। और अलॉन्ग द जो लेंथ है वो भी हमारे पास कितनी लाइन बन रही होंगी, दैट इज़ 1 2 3 4 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली हमने ब्रेक किए हुए, तो एक लाइन ये बन रही होगी, एक लाइन ऐसे बन रही होगी, वन वुड बी दिस वन वुड बी दिस वन एंड देयर वुड बी अनदर वन, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 लाइन्स है और इस तरीके से कितनी थी, 4 लाइन बन रही है, 1 2 और 2 ये वाली जो लाइन बन रही होगी तो 3rd एंड 4th हो जाएगा, समझ में। अच्छा, होपफुली सो आपके पास ये एक सेक्शन है और आपने इसकी चीज़ की फाइंड आउट करनी है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ कैसे आई है, ये मैंने आपको जैसे रिपीट करके दी कि अगर आप ये वाला एक रीजन है और इसको अगर बिल्कुल इस तरीके से बेंड कर दें, इस रीजन को अगर मैं ऐसे बेंड करके ओपन कर दूं और फिर मैं उसके यूँ साइड पे इस तरफ खड़ा होकर देखूं तो आपको पास ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक हो जाएगा। देयर वुड बी फर्स्ट लाइन, ये एक लाइन होगी, वो ये आएगी, दूसरी लाइन वुड बी दिस वन, ठीक है। और जब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ तो ये जो 3rd लाइन होगी ये वाली, वो ओपन होके कुछ ऐसे हो जाएगी एंड 4th लाइन वुड बी समथिंग लाइक दैट, ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये होगा कि आपको थोड़ा सा विजुअली समझ में आनी चाहिए, बाकी आपके पास ये गिवन है, आपने इसी को कैलकुलेट करना है। मैं सिर्फ ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इनके दरमियान जैसे इधर से लेकर इधर तक के दरमियान डिस्टेंस कितना था, 3 इंचेस, ठीक है। ऊपर वाली 2 लाइन, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना था, 2.5 इंचेस। अब मसला ये आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा और मेरे पास इन 2 लाइंस के दरमियान डिस्टेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लियर करूँगा कि ये डिस्टेंस कैसे आया है। और ये आपको लग रहा होगा 3 + 2.5 5.25 बनता है, ठीक है, बट वो कैसे आया वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करेंगे। टिल देन आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये व्यूज़ हैं क्या। अच्छा, अब चांसेस क्या हैं कि फेल कैसे हो सकता है। देखिए, ग्रॉस एरिया तो फाइंड करना इजी है, सेक्शन गिवन है, इसका ग्रॉस एरिया हम उधर से नहीं, हमें मसला क्या आ रहा है कि हमें नेट एरिया फाइंड आउट करना है। और नेट एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ग्रॉस एरिया में से हम होल्स का एरिया माइनस करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ और इसको मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं अगर लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो चांसेस क्या हैं कि कैसे कैसे फेलियर हो सकता है, ठीक है। एक चांस ये है कि क्रैक इधर से इनिशिएट हो, ठीक है, वो इधर से इसी लाइन में सीधा आता जाए और ये हो जाए। सो वन फेलियर रीजन इज A to B, B to D एंड D to F, एक ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी कि क्रैक डेवलप हो इधर से B से आया C एंड C से प्रोपिगेट कर गया E और E से आ गया G, ये भी हो सकता है कि प्लेट इधर से टेयर अपार्ट हो जाए, ठीक है। अनदर थिंग वुड बी कि क्रैक इनिशिएट हुआ A से B, B से C, देन अगेन C to D, D to E एंड देन E to G, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी। तो ये 3 केसेस हैं, ठीक है। इन 3 केसेस को क्रिटिकली हम देखेंगे कौन सा पॉसिबल है कि किस में हमारे पास नेट एरिया कम से कम आ रहा है, ताकि हमारे पास ऑन द सेफर साइड हम देखें, ठीक है। सोल्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टी टेबल में जानना है, और इस सेक्शन के लिए क्या करना है, आपने क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया देख लेंगे, और उसके अलावा होल का डाया। होल का डाया क्या होगा, बोल्ट का डाया कितना है, बोल्ट का डाया इज़ 7/8 इंचेस। उसमें हम क्या कर देंगे, +1/8 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास होल का डाया आ जाएगा। ठीक है, होल का डाया आ गया 1 इंचेस, और ग्रॉस एरिया का आ जाएगा, सेक्शन में जाके देखोगे, प्रॉपर्टीज टेबल में जाके देखोगे, इसके लिए ग्रॉस एरिया कैसे करेंगे मैं आपको टाइम एंड टाइम अगेन समझा चुका हूँ, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो जाके एंगल सेक्शन में जाके देखना है इसका ग्रॉस एरिया कितना है। ठीक है, ग्रॉस एरिया आ गया आपके पास, ये आ जाएगा। अब आपने नेट एरिया फाइंड आउट करना है। अब पहले जो पैटर्न है उसके लिए नेट एरिया क्या बन होगा। ठीक है, और नेट एरिया के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस एरिया में से होल्स के एरिया माइनस करना है। अब कितने होल्स के एरिया माइनस करना है, तो पहला पैटर्न क्या है, A to B, B to D एंड D to F। तो टोटल कितने होल बन रहे हैं, और बिल्कुल सीधा है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल में हम पूरा डाई ऑफ होल यूज़ करेंगे, क्योंकि सारा ही रीजन इधर से लेकर इधर तक ये सिर्फ टेंसाइल में है, प्योरली टेंसाइल स्ट्रेसेज में है। ठीक है, देयर इज़ नो शियर स्ट्रेस इन्वॉल्व, कोई इंक्लाइंड नहीं आ रहा, क्रैक नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया इस तरह से गलती से लिखा गया है इसको, नेट एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस जो एरिया ऑफ होल्स है उनको माइनस करना है। सो ग्रॉस एरिया कितना था, दैट वाज 6.75 टेकन फ्रॉम द टेबल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होल्स के एरिया। अब कितने होल बन रहे हैं, 2 होल बन रहे हैं। ठीक है, 2 होल बन रहे हैं, और एक होल का एरिया कितना होगा। ठीक है, चूँकि वर्टिकल है, बिल्कुल क्रैक सीधा आ रहा है, तो हम पूरा डाई ऑफ होल यूज़ करेंगे। सो वी गोना यूज़ द टर्म डी, नॉट डी डैश। ठीक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, डाई ऑफ होल हम वो कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दैट इज़ 1 इंचेस। ठीक है, तो एक होल का डाया कितना है, 1 इंच, और उसके अलावा हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और थिकनेस कितनी है वो कैसे पता चलेगा, इस सेक्शन की थिकनेस कितनी है, ये देखिए, ये वाली जो थिकनेस होती है, और वो थिकनेस मैं आपको लास्ट प्रॉब्लम में बता चुका हूँ लेक्चर में, दैट वुड बी 1/2 इंचेस थिकनेस ऑफ दैट लेग। ठीक है, चूँकि होल इस चीज़ में बन रहा है ना, इस चीज़ में ये होल आ रहा है, तो इसकी थिकनेस कितनी है, दैट इज़ 1/2 इंचेस। तो सिंपल हो गया कि क्या हो जाएगा, लेग की थिकनेस दैट इज़ 0.5 इंचेस, होल का डाया 1। ठीक है, और होल्स कितने बन रहे हैं, 2 होल्स बन रहे हैं। रिमेंबर दैट अभी बात कर रहा हूँ A से B, B से D और D से F, और बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक हो जाएगा, सो हमारे पास पहला तो ये हो जाएगा, तो ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स फॉर द लाइन ABDF, तो हमारे पास नेट एरिया कितना बच जाता है, वी वुड कम अप विद नेट एरिया ऑफ 5.75। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न, एंड नेक्स्ट पैटर्न वुड बी A to B, B to C, C to E एंड E to G। सो हमारे पास क्या हुआ, क्रैक इधर से आया, इधर वर्टिकल है, फिर क्रैक है इंक्लाइंड, फिर क्रैक है वर्टिकल, एंड देन इट गोज वर्टिकल। ठीक हो जाएगा, सो हमारे पास इस रीजन के लिए हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, एक होल है और वो वर्टिकल है, तो मैं इसको ऐसे ही करूँगा जैसे इसके लिए 2 किया था, इसके लिए 1 हो जाएगा, फिर इधर के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा और इधर के लिए डिफरेंट होगा। देन अगेन हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस पहला रीजन क्या है, A to B। ठीक है, A से लेकर B तक, और ये वर्टिकल है, तो इस वर्टिकल एक होल है, और इसके लिए क्या करेंगे, थिकनेस दैट इज 0.5, और उसको मैं पूरे डाई ऑफ होल से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये यहाँ तक हम पहुँच चुके, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब मुझे कैलकुलेट करना है इधर से लेकर इधर तक कि मुझे कितना होल का एरिया कितना बर्न होगा। सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि मुझे डी नहीं यूज़ करना, डी की जगह डी डैश यूज़ करना है। डी डैश कैसे आएगा, अब डी डैश कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, थिकनेस वुड बी सेम, और इसको मैं डी डैश से मल्टीप्लाई करूँगा, नॉट विद द डी। तो डी डैश क्या आ जाएगा, कैपिटल, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, डी मतलब जो होल का डाया था 1, और उसमें से माइनस कर देंगे -s² / 4g। अब s क्या है, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस एंड g इज़ द गेज डिस्टेंस। ठीक हो जाएगा, तो मैं अगर गौर से देखूं तो इस जगह पर देखिए कि हमारे पास s कितना बन रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द s एंड व्हाट इज़ द g, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा s। एंड वो कहाँ से आएगा, वो हमारे पास ये देखिए, अगर ये जो लाइंस गिवन थी इनके दरम्यान डिस्टेंस कितना था, 1.5 इंचेस। टोटल 5 लाइनें थी ना, ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन थी, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4 एंड 5th, पांचों लाइनों में क्या था, 4 गैप्स बन रहे हैं एट 1.5 इंचेस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 इंचेस। ठीक है, तो 1.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, एस की वैल्यू कितनी है 1.5, और जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू मतलब इस लाइन से लेकर इस लाइन तक,
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी दैट वुड बी 2.5 इंचेस। ठीक हो जाएगा। इस लाइन के, इस बोल्ट के या होल के सेंटर से इसके सेंटर तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 2.5, और यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। ठीक है, मैं अगर फिर से बना दूँ, अगर ये समझ में आ गया तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस होल के सेंटर से इस होल के सेंटर लाइन जो है, इनके दरमियान डिस्टेंस है 1.5। ठीक है, और उसके अलावा इस लाइन इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक कितना है 2.5। सो एस कितना है 1.5 और जी कितना है 2.5। सही है, सो इट्स दैट सिंपल। तो हम क्या करेंगे, डी माइनस, ठीक है, थिकनेस, ये फार्मूला था आपके पास, थिकनेस इंटू डी माइनस एस डिवाइडेड बाई 4g। सो हमने क्या किया, डी माइनस एस कितना था 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू जी, जी कितना था 2.5। ये हो गया। जब अब इधर तक मैं आ गया, देन अगेन अब हम किस पोर्शन तक पहुंच चुके, हमारे पास क्रैक इधर से इनिशिएट हुआ इधर से लेकर और हम इधर तक पहुंच गए सी तक। अब सी से दोबारा से वर्टिकल है, तो वर्टिकल के लिए सिंपल होगा, सिंपल के लिए क्या हो जाएगा, थिकनेस इंटू डाया हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इट वुड बी अनदर, एक और होल आ रहा है तो हमारे पास थिकनेस इंटू डाया ऑफ द होल 0.5 इंटू 1। तो मेरे पास इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो नेट एरिया बचेगा दैट वुड बी 5.363। सही हो गया। सो फॉर द लाइन ए बी सी ई जी, ठीक है, इसके लिए नेट एरिया कितना बचा 5.363, और ऊपर वाले के लिए कितना था 5.75। यहाँ तक क्लियर हुआ, होपफुली क्लियर हुआ होगा। लास्ट फेलियर पैटर्न एक और क्या हो सकता है कि हमारे पास क्रैक इधर से इनिशिएट हो, वर्टिकल आया, वर्टिकल से फिर इंक्लाइंड आया, इंक्लाइंड से एक और इंक्लाइंड पोर्शन, अनदर इंक्लाइंड क्रैक एंड देन वर्टिकल। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिंपल थिकनेस इनटू कंप्लीट डाया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे अभी कैलकुलेट किया थिकनेस, और इफ वो जो डी डैश अपने डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ के लिए उसके लिए भी डी डैश अलग होगा क्योंकि एस और जी की वैल्यू चेंज हो रही है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से क्योंकि एस और जी की वैल्यू चेंज हो रही है, और फिर इधर से वर्टिकल स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस जगह पर आपको गिवन है कि इस लाइन और इस लाइन में, चलो मैं अगर स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ तो फिर ज़्यादा क्लियर रहेगा। सो अनदर फेलियर पैटर्न क्या आ जाएगा, ये अब फेलियर पैटर्न हो जाएगा, वो ये वाला पैटर्न हो जाएगा ए बी बी सी सी डी डी ई और ई जी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, ग्रॉस एरिया माइनस ए बी के लिए सिंपल थिकनेस इनटू डाया। ठीक है, थिकनेस इनटू डाया के लिए, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। चूंकि इधर तक क्या था, इंक्लाइंड नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है, तो इधर तक पहुँच गया। अब बी से लेकर सी तक जैसे हमने प्रीवियसली कवर किया था, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे कि थिकनेस और डी जो कंप्लीट था माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g। यहाँ तक सेम ही है जैसे पिछले वाले में पैटर्न में किया था कि एस 1.5 था और जी कितना था 2.5। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये माइनस किया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गया बी से सी और सी से अब डी पहुँचना है। तो डी के लिए क्या करना है, देन अगेन ये लाइन और ये जो ये लाइन है इनके दरमियान एस कितना है 1.5, और सिर्फ क्या हुआ कि जी चेंज हो गया, और जी कितना हो गया, दैट इज 4.75। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.75 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.75 कैसे है ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.75 और एस उतना ही रहा। ठीक है, पहले आप ये देख लें और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये इन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे किया। तो 0.5 थिकनेस, ठीक है, ये आ गई थिकनेस, दिस इज द थिकनेस, दिस इज द एक्चुअल डाया, और उसमें से हमने माइनस कर दिया एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और जी क्या है, गेज डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था कि इंक्लाइंड क्रैक था। तो इंक्लाइंड पोर्शन के लिए टाइम एंड टाइम अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंक्लाइंड के लिए ऐसे करेंगे, इस इंक्लाइंड के लिए ऐसे करेंगे, एंड देन अगेन इस इंक्लाइंड के लिए भी फिर ऐसे करेंगे। वुड बी द सेम थिकनेस इनटू डाया माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4g, और इस केस में जी क्या बन होगा, दैट वुड बी 3 इंचेस। सही है, सो इसके लिए क्या किया हमारे पास, देन अगेन जो फिर एक क्रेडिट आ रहा होगा कि 0.5, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा थिकनेस डी, और इसमें एस स्क्वायर कितना था 1.5, और जी कितना हो जाएगा 3 इंचेस हो जाएगा। तो याद रखिए इसमें सिर्फ चेंजेस क्या आ रही हैं, सिर्फ जी में चेंज आ रही है कि जी की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, बाकी एस सेम ही रह रहा है और जी की वैल्यू, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ जी की वैल्यू, एस की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। अगर मैं आगे मूव करता जाऊँ, इधर से इस लाइन में आना शुरू हो जाऊँ तो उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, और फिर जब हम इस आखिरी क्रैक पे पहुँच चुके, यहाँ से आया इधर बी से आ गया सी तक, ये एक इंक्लाइन,
ये दूसरा इंक्लाइन और ये तीसरा इंक्लाइन, और उसके बाद तो कोई होल बचता ही नहीं है, तो फिर सिंपली और कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सो पहला माइनस बिल्कुल वर्टिकल, दूसरा माइनस इंक्लाइन, उसके लिए डी डैश फाइंड करना है, फिर इसके लिए इस वाले क्रैक के लिए डी डैश फाइंड करना है, और फिर इधर से डी से ई के लिए इसके लिए डी डैश फाइंड करना है, और इसके लिए तो सिंपल डी ही यूज़ करोगे और इन सब को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते जाना। सही हो गया। इनको माइनस करेंगे ग्रॉस एरिया से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट एरिया कितना बच जाएगा, 5.015 हो जाएगा इसके लिए नेट एरिया। तो याद रखिए, इधर से देखते जाएं, बस सिर्फ ये एक था कि पहले वाले क्रैक पैटर्न के लिए 5.75 था नेट एरिया, दूसरे के लिए 5.363 था, और थर्ड वर्ड के लिए कितना बन रहा है, 5.015 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। इनमें से जो क्रिटिकल कौन सा होगा, जो कम वाली वैल्यू यूज होगी नेट एरिया के, कम से कम नेट एरिया कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा है 5.015, तो आप इस वाले को यूज़ करोगे 5.05, द लास्ट केस कंट्रोल हो जाएगा। नेट एरिया हो गया। अब नेट एरिया से क्या करते हैं हम, इफेक्टिव एरिया। अब इफेक्टिव एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होता था, नेट एरिया को हम शेयर लैग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर तो सिर्फ ये एक लेग कनेक्टेड होती तो फिर तो शेयर लैग फैक्टर हम यूज़ करते, फाइंड करते ऐसे ही 1 - x डैश डिवाइड बाई एल। बट अगर दोनों क्रॉस सेक्शन, ये लेग भी कनेक्टेड है और ये लेग भी कनेक्टेड है, और दोनों में बोल्ट्स ड्रिल हुए पड़े हैं, तो फिर क्या करना है, फिर हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको जैसे हम उस टेबल में लिखा भी हुआ था कि इफ़ ऑल द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर पूरा ही क्रॉस सेक्शन कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें शेयर लैग फैक्टर दैट वुड बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर बोथ लेग्स ऑफ द एंगल्स आर कनेक्टेड, सो देयरफॉर इफेक्टिव एरिया वुड बी इक्वल टू नेट एरिया। तो जितना नेट एरिया आया उतना ही इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। बस ये हो गया, दैट वाज द ट्रिकी पार्ट। उसके बाद सिंपल है केस, ठीक है। फिर हमने नॉमिनल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर के लिए क्या करते थे, हम इफेक्टिव एरिया को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव एरिया को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया, एंड दैट केम आउट टू बी 290 किप्स हो जाएगा। एंड बेस्ड ऑन यील्डिंग क्या करते हैं, हम यील्डिंग स्ट्रेंथ को हम ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, और ग्रॉस एरिया तो सेम ही रहेगा, ग्रॉस एरिया जो इनिशियल था 6.75, सो इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग आ गया। अब जब हम सिंपल क्या ये निकाल लिया, फॉर LRFD हम इनको उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर ASD हम उसको अगले फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो बेस्ड ऑन LRFD डिजाइन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन फ्रैक्चर के लिए क्या किया, फ्रैक्चर के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 0.75 से, और फॉर द यील्डिंग इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 0.9 से। सो इनमें से कम वाली वैल्यू कौन सी है, 218 किप्स, दैट मीन्स फ्रैक्चर कंट्रोल करेगा, तो डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी आ गई बेस्ड ऑन LRFD, दैट इज 218 किप्स। इज दैट क्लियर। सिमिलरली फॉर ASD के लिए हमें क्या करना पड़ा, ASD के लिए हम डायरेक्टली उस तरीके से कर सकते हैं। देन अगेन हमारे पास ये था, जैसे बेस्ड ऑन फ्रैक्चर हम इसको 2 से डिवाइड करते थे, इसको हम 1.67 से डिवाइड करते थे। आप वैसे भी कर सकते हैं, या आप इसको, मैंने आपको ये दूसरा तरीका भी बताया था कि आप इसको एंड द अलाउबल स्ट्रेंथ आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। इधर उसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है कि अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.6, और ये 0.5 और 0.6 कैसे आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वो कैसे कैलकुलेट कर रहा था। 0.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 0.6, ये वो 1 डिवाइडेड बाई जब वो फैक्टर आया। सही हो गया। सो बेसिकली फॉर द ASD इट वाज प्रीटी मच द सेम। हमने क्या करते थे कि इसने सिंपली क्या कर दिया कि वही FU इंटू AE करते थे, ये हमारे पास जो आ जाता था फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आपके पास 145 आ जाएगा, किप्स हो जाएगा। फॉर द यील्डिंग हम उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और FY इंटू AG करेंगे तो फॉर द यील्डिंग आ जाएगा, एंड दैट केम्स अप टू 146। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप उसको सिंपली वही जो प्रीवियस अप्रोच थी कि एक को 1.67 से डिवाइड करो, एक को 2 से डिवाइड करो, और आपके पास आंसर सेम ही आएगा। इन दिस केस for the against fracture it is 145, against yielding it is 146, then again इनमें से जो कम वाली वैल्यू होगी वो डिक्टेट करेगी, and that would be 145 किप्स हो जाएगा। in case of LRFD it is 218 किप्स हो जाएगा। so this is the pretty much it from this side, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही था, और बेसिकली इस वाले जो लेक्चर में हमने क्या किया कि अगर स्टैगर्ड फॉर्मेशन आ जाए बोल्ट्स की तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर जहाँ पे इंक्लाइन क्रैक डेवलप हो रहा है उस जगह पर टेंसाइल और शियर फोर्स दोनों होते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ होल का पूरा डाया नहीं कंसिडर करते, वी कंसिडर इट इफेक्टिव D डैश हो जाएगा, और जिसकी वजह से नेट एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा आ जाता है, ठीक हो जाएगा। इस वजह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंड देयर इज़ वन मोर लेक्चर टू गो आफ्टर दिस फॉर द टेंशन मेंबर, जिसमें हम टेंशन मेंबर्स का एनालिसिस करेंगे और उसका हम डिज़ाइन करेंगे। सो एक एक प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होगा।